मूवी की शुरुआत में जापान का टोकन सिटी दिखाया जाता है। एक बिल्डिंग में योशिकी नाम का एक आदमी रात देर तक काम कर रहा होता है। योशिकी के घर एक बैग डिलीवर किया जाता है, जिससे उसकी पत्नी मिन्सू खोल के देखती है तो उसके मायके की तरफ से फ्रेश फिश आई होती है। वो अपने पिता को फोन करती है तो उसके पिता बोलते हैं, बेटी फिश फ्रेश है, ग्रेवी में बहुत अच्छी लगेगी। और बताओ, तुम दोनों बच्चों को लेकर गाँव कब आ रहे हो? जल्दी आएंगे पिताजी, यही कहकर अपनी बेटी यूई को फोन देती है। यूई अपने नाना जी से बात नहीं करती और उसे फिश भी पसंद नहीं होता। मिन्सू को फिश बनाना नहीं आता। वो यूशुकी से मदद मांगती है, पर वो आराम से टीवी देख रहा होता है। मिन्सू फिश फ्रिज में रख देती है और योशुकी अपनी वाइफ की हेल्प नहीं करता। और मिन्सू मायके की तरफ से आया हुआ केवेच निकालती है, जिसमें से कीड़ा निकलता है। उसे देखकर मिन्सू डर जाती है। इतने में इनका बेटा केएनजी आता है, जो मुंह में बर्गर और हाथ में केएफसी लेकर आता है। केएनजी किसी से ग्लव्स भी नहीं देता, वो सीधा अपने रूम में चला जाता है, जिससे देखकर लगता है कॉलेज का स्टूडेंट है। वो अपने लैपटॉप के आगे आके बैठता है। इतने में उसकी क्रश का फोन आता है, जो उसकी क्लास फेलो होती है, जो क्लास नोट्स मांगती है और केएनजी उसे देता है। और केएनजी अपनी क्रश की वीडियोस निकाल के निहारता रहता है। दूसरे रूम में यूवी ऑनलाइन शॉपिंग करती है और वो अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाती है। यूवी अपने स्कूल फ्रेंड्स को मैसेज करती है। मिसू किचन में अकेले काम कर रही होती है। वो कहती है, बच्चे मोबाइल में इतना क्यों चिपके रहते हैं। योशिकी बिना कुछ कहे सोने चला जाता है। अगले दिन अलार्म की लॉक नहीं बजता। 3 बजे से सब बंद पड़ा होता है, किसी को टाइम का भी नहीं पता होता। करंट ना होने के कारण फ्रिज में फिश रखी हुई भी सड़ जाती है। मिन्सू उसे कचरे में फेंक देती है। लाइट, टीवी, इलेक्ट्रिक कुकर, टेलीफोन कुछ भी काम नहीं करता। यूई का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाता है। बच्चे अपने स्कूल कॉलेज के लिए और योशुकी अपनी ऑफिस के लिए तैयार होता है। मिन्सू का खाना बनाने के लिए गैस स्टोव चलाती है, लेकिन वो तीनों चले जाते हैं। नीचे लिफ्ट भी बंद होती है। तीनों 10 फ्लोर से नीचे जाते हैं। साइकिल पे कॉलेज जाता है और यूई स्कूल जाती है। योशुकी रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वहाँ भी कोई ट्रेन नहीं चलती, क्योंकि वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेन होती हैं। वहाँ पे जाने वाले लोगों की खूब भीड़ होती है। कॉलेज के रास्ते में केएनजी के मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ हेडफोन बंद हो जाते हैं। कुछ लोग टैक्सी से आना चाहते हैं, लेकिन टैक्सी भी काम नहीं करती। टैक्सी क्या, कोई गाड़ी काम नहीं करती। मिन्सू बेचारी, जो रोज लिफ्ट से कचरा फेंकने नीचे आती थी, आज वो 10 फ्लोर से नीचे आके कचरा फेंकती है। और दूसरे फ्लैट वाले बोलते हैं, लगता है आज भी करंट नहीं आएगा। इसलिए वो कैंडल्स लाइट खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाते हैं। मिन्सू को भी यही ठीक लगता है, पर 10 फ्लोर ऊपर जाके पैसे लेके कौन आएगा। योशुकी भी पैदल ऑफिस आता है। यहाँ वहाँ का ऑटोमेटिक डोर भी काम नहीं करता। डोर तोड़ कर अंदर जाते हैं, पर अंदर जाकर करेंगे क्या, कंप्यूटर टेलीफोन तो बंद पड़े हैं। स्कूल कॉलेज में भी स्टूडेंट नहीं आते, क्योंकि बहुत लोगों को ट्रांसपोर्ट नहीं मिला होता। दूसरी तरफ सुपरमार्केट में कैंडल लाइट खरीदने के लिए भीड़ जमा होती है। ज्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक स्टोव यूज करते हैं, तो पानी की बोतल्स और रेडीमेड फूड्स परचेज करते हैं। टेक्नोलॉजी का खेल तो देखें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बिलिंग करने के लिए भी मशीन बंद होती हैं। यार करंट तो है नहीं, तो कार्ड स्वाइप कैसे करोगे। ऊपर से सुपरमार्केट का स्टॉक आ रहा होता है, वो कहीं रुका पड़ा होता है, और इस तरह स्टोर की चीज़ें तेज़ी से ख़त्म होने लगती हैं। ऑफिस में सबको छुट्टी देकर कहते हैं, जब करंट आएगी तो अपना मुंह दिखाना। रास्ते में योशुकी साइकिल की शॉप पे जाता है। साइकिल्स की इम्पोर्टेंस अब लोगों को समझ आ रही थी, क्योंकि इसके लिए डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बढ़ती डिमांड के कारण साइकिल्स की कीमत आसमान छू रही थी। ले लीजिए सर, लास्ट स्टॉक है। योशुकी मुंह मांगी कीमत पे साइकिल खरीद लाता है। वो नीचे साइकिल पार करके ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ता है। 10 फ्लोर पार करके उसकी हवा निकल जाती है। उस रात पूरी फैमिली कैंडल लाइट डिनर करती है, लेकिन ड्यूटी का पका योशुकी अंधेरे में भी ऑफिस का काम करता है। इस आदमी के साथ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, सोचते हुए मिन्सू बालकनी में आती है। वो आसमान को देखती है।
सिटी की लाइट के बिना आसमान बहुत चमक रहा होता है। बच्चों के पास मोबाइल फोन, हैंडसेट, ब्लूटूथ जैसी कोई चीज नहीं होती। कोई रास्ता ना पाकर वो भी बालकनी में आ जाते हैं। पूरी फैमिली वहां खड़े होकर सोचती है कल तो करंट आ जाएगा, और करंट नहीं आता। मिनसू हाथ पे कपड़े धोती है, वो भी बहुत ही कम पानी में। यहाँ मिनसू ऑफिस चला जाता है तो उसका बॉस बोलता है यहाँ के मैंने पावर प्लांट खड़ा किया है, घर चले जाओ, जब घर में करंट आ जाए तो आ जाना। योशुकी को घर में रहने की आदत नहीं होती। वो घूमने जाता है तो उसकी साइकिल पे कोई बुरी नजर डाल रहा होता है तो योशु उसको भगा देता है। यहाँ केंजी अपने क्रिश के घर मिलने आता है तो उसकी फैमिली बोरिया बिस्तर बांध के दूसरी सिटी जा रही होती है। यहाँ खाने पीने का इंतजाम न होने की वजह से, घर में पानी न होने की वजह से मिनसू पास के वाटर टैंक पे आती है जहाँ बहुत भीड़ होती है। लेकिन बिना करंट के बेर से पानी कैसे निकलेगा भाई। वो लोग भी बेबस होकर लोगों को खाली हाथ लौटा देते हैं। योशु भी कुछ पैसे निकालने बैंक जाता है क्योंकि एटीएम बंद पड़े थे। यहाँ बहुत भीड़ होती है, कंप्यूटर तो काम करने से रहे तो बैंक अकाउंट कैसे देखेंगे। तो बैंक वाले कहते हैं भाई और बहनों घर जाओ और पुरानी पासबुक लेके आओ, अगर उसमें बैलेंस होगा तो पैसे मिलेंगे। अब बैंक वाले भी ऐसे थोड़ी ना पैसे देने वाले हैं। यहाँ का माहौल देख के आपको नोटबंदी वाला दौर याद आ रहा होगा। लाइन्स में लग के सारे पैसे जमा करवाते थे। निकलवाते टाइम 5,000 या 10,000 दिए जाते थे। भीड़ में योशुकी की ऑफिस की फाइल गिर जाती है जिसको उठाने वो खुद लोगों की मार खाने लगता है। इस तरह पूरा हफ्ता गुजर जाता है। यहाँ सिर्फ टोक्यो में करंट नहीं है, पूरी दुनिया में करंट नहीं होता। और अचानक करंट सप्लाई ऐसे बंद कैसे हो गई और कितने दिन ऐसा चलेगा, इसकी इंफॉर्मेशन किसको नहीं होती। अगर आपके गांव शहर में ऐसे करंट बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे। दूसरे शहर में किसको फोन करके पूछेंगे वहाँ क्या हाल है। पर जब मोबाइल, टीवी, ब्लूटूथ, इंटरनेट सब बंद हो जाए तो क्या करोगे दोस्तों। ऐसे में टोक्यो के लोग बोरिया बिस्तर बांध के पास की सिटी में जा रहे होते हैं। अपार्टमेंट में बुजुर्ग लोगों का बुरा असर होता है। आखिर योशु की फैमिली सिटी छोड़ के मिनसू के मायके जाने का फैसला करती है। पर यूवी गांव नहीं जाना चाहती, पर कोई रास्ता ना पाकर वो भी अपना सामान पैक करती है। फ्लैट की टिकट के लिए योशु अपने सारे पैसे निकालता है, फिर भी पैसे कम पड़ जाते हैं। फिर मिनसू किचन के सारे डब्बे खोलकर पैसे निकालती है। इतने पैसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वैसे चाहे जो भी हो, और घर में औरत ही पैसे जमा करते हैं मुश्किल वक्त में आने के लिए। वो अपना सामान बंद कर बाहर जा रहे होते हैं। केंजी हीरे जवाहरात की तरह अपना मोबाइल संभालता है। यूवी ऐसी हालत में भी मेकअप करना नहीं भूलती। यूशु और मिनसू एक साथ साइकिल पे बाहर निकलते हैं। वो इतने दिनों बाद ऐसे एक साथ निकले होते हैं। रास्ते में सब्जियां सोने के भाव बिक रही होती हैं क्योंकि बिना पानी की खेती नहीं हो रही थी। मिनसू एक शॉप से पानी का पूरा बॉक्स लेती है। पैसे बहुत ले रहे होते हैं लेकिन फिर भी मिनसू खरीद लेती है। अब पानी की जगह पैसे तो नहीं पी सकते ना। फिर वो कहीं रास्ते में रुक कर घर से लाया हुआ खाना खाते हैं। बच्चे पब्लिक टॉयलेट को देखकर झाड़ियों के पीछे जाते हैं। फिर भी एयरपोर्ट पहुंचते हैं। आगे भी क्या बताने की बात है, फ्लैट सारी बंद पड़ी होती हैं। पुलिस लोगों को डंडे दिखाकर भगाती है। अब ये कई गुना ज्यादा पैसे देकर पास के एक होटल में ठहरते हैं। डिनर के वक्त तो योशु ये सोचता है कैसे भी करके फैमिली को लेकर गांव में शिफ्ट करना है, इसलिए बाय रोड जाना होगा जिसमें बहुत शहर और गांव रास्ते में आएंगे। पर रास्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी जिन्हें हमें फेस करना होगा, ये अपनी फैमिली को समझाता है। यूं जिद करती है इतनी दूर वो भी साइकिल पर, नो चांस, मुझे घर छोड़ दीजिए। और घर में क्या रखा है, यूवी मान जाती है। अगले दिन वो सुपरमार्केट में अपनी चीज इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। सुपरमार्केट से इनको एक मैप मिलती है। मिनसू और योशु की एक्स्ट्रा साइकिल लेना चाहते हैं। साइकिल की ओनर कहती है पैसों के अलावा मुझे कोई चीज देनी होगी तो मैं आपको साइकिल दे दूंगी। मिनसू बैग से शराब की बोतल निकाल के देती है। ओनर उसको कुछ चावल और साइकिल बदले में देती है जो उसे बांध कर जा रहे होते हैं। देखा, ऐसी सिचुएशन में पैसों का कोई मोल नहीं होता। अब चारों अलग अलग साइकिल पे मैप की डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। इस शहर में हर जगह ब्लॉक किया होता है। वो लोग बाईपास की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ बड़ी तादाद में लोग पैदल चल रहे होते हैं, कोई साइकिल पे तो कोई स्काई बोर्ड पे। भीड़ में लोग इस विश्वास के साथ चल रहे होते हैं अगली सिटी में करंट है। चलते चलते रात हो जाती है, चारों यहीं सो जाते हैं। सर्दी की वजह से केंजी जाग जाता है। वो देखता है कोई उसकी पानी की बोतल चुरा रहा होता है।
केंजी उसके पीछे जाके देखता है तो वो पानी की बोतल में पाउडर मिला के छोटे बच्चों को पिला रहा होता है। केंजी ये देखकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन रास्ते में बहुत बड़ा एनिमल आता है जिसके अंदर बहुत अंधेरा होता है। अंधेरे में टनल को पार करने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है। वहाँ एक बहुत अच्छी बुजुर्ग होती है जो पैसों के बदले टनल पार कराने की जिम्मेदारी लेती है। उसके पीछे जाकर वो उस पार पहुंच जाते हैं। योशुकी की फैमिली किसी तरह मैनेज कर ही लेती है और अब पूरे 16 दिन हो चुके होते हैं। उनके सारे वाटर बोतल खाली हो जाते हैं। मिनसू जिस नदी पे कपड़े धो रही होती है योशुकी उसी नदी का गंदा पानी पी लेता है। रास्ते में बारिश होती है और गंदी नदी का पानी पीने की वजह से योशुकी के पेट में दर्द होता है। वो वृक्ष के नीचे जाके बैठते हैं। हवा इतनी तेज लगती है साइकिल एक दूसरे की ओर खींची चली जाती हैं। साइकिल्स पे बंधे हुए सामान चावल कपड़े और दूसरी चीजें खराब हो जाती हैं। उनके पास खाने के लिए भी अब कुछ नहीं बचता, फिर भी वो आगे चलते रहते हैं। दूसरी सिटी के सुपरमार्केट पहुंचते हैं जहाँ कोई नहीं होता, पर वहाँ भी चावल का एक दाना भी नहीं होता। वहाँ बेड डॉग्स का खाना होता है जिसके बहुत सारे डब्बे वो ले लेते हैं। वहाँ वाटर बोतल्स नहीं होते पर सड़ी हुई कार की बैटरीज पड़ी होती हैं जिसमें से बचा कुचा पानी वो निकाल के पीते हैं। बाहर योशु की आग जलाने की कोशिश करता है जो उसे नहीं चलती। केंजी उसे लाइटर देता है लेकिन योशुकी उसे मना कर देता है क्योंकि वो अपना मेथड यूज करना चाहता है। केंजी समझ जाता है अब करंट कभी नहीं आने वाला और करंट के बगैर मोबाइल किसी काम का नहीं होता, इसलिए वो मोबाइल कवर निकाल के मरोड़ता है, साइकिल के पहिए में लगा के पंचर भरता है। अगले 6 दिन तक डॉग्स फूड खाते और बैटरी का खराब पानी पीते हैं। रास्ते में इनको एक फैमिली मिलती है जिनमें 2 हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे होते हैं। वो एक शानदार साइकिल पे जा रहे होते हैं। उन्होंने बाइकर्स का स्कोट वेयर पहना होता है, सेफ्टी हेलमेट्स के साथ एकदम पक्के बाइकर लगते हैं। उनके पास खाने पीने की चीजें भी भरपूर होती हैं। वो बारिश का साफ पानी पीते हैं। रास्ते में जो खाने लायक पेड़ पौधे होते हैं उनको वो जमा करके रख देते हैं। वो कम खाते हैं और ज्यादा बचा कर रखते हैं। वो सोचते हैं और कितने दिन रास्ते में गुजारने पड़े। उनके पास एक कैमरा होता है जो मैकेनिकल कैमरा होता है जो बैटरी से नहीं चलता। दोनों फैमिली से एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं। इस ट्रिप्स को ये फैमिली एंजॉय कर रही होती है। एक ब्रिज से मिलिट्री पास के शहर में करंट की सिचुएशन जानने के लिए जा रही होती है। दूसरी फैमिली बाईपास वाले रोड से जा रही होती है और योशु की करंट वाली सिटी जा रही होती है। योशु को दूसरी फैमिली को देखकर जलन हो रही होती है क्योंकि वो थोड़ी चीजों में बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं, इसलिए योशुकी को उनके जाने से थोड़ी तसल्ली हो रही होती है। योशुकी को फिक्र हो रही होती है मैं थोड़ी सी आग नहीं जला पाया तो अपनी फैमिली को कैसे संभालूंगा। वो अगले शहर पहुंचते हैं और वहां जाकर पता लगता है इस शहर में भी करंट नहीं है। लोगों की बात मानकर वो बेकार ही यहाँ आते थे। यूं ये कहते हुए योशुकी पर गुस्सा होती है। केंजी कहता है यार डैड आप तो बड़े सपने दिखा रहे थे पर यहाँ तो कुछ नहीं है। मिनसू दोनों की सुलह करवाती है। आगे एक एक्वेरियम होता है, वहाँ बहुत ही भीड़ होती है। वहाँ एक्वेरियम की मछली और कीड़ों को लोग भेजकर पैसे कमा रहे होते हैं। योशुकी की फैमिली लाइन में लगती है लेकिन जब तक सब खत्म हो जाता है योशुकी उनके पैर पकड़ लेता है और कहता है कम से कम मेरे बच्चों को तो दे दो। पर भूखे लोगों ने वहाँ के बर्तन भी चाट कर साफ कर दिए होते हैं। अब उनके पास पानी भी नहीं होता। वो साइकिल हाथ पे लिए पैदल जा रहे होते हैं। पैदल चलते चलते जान ही निकल रही होती है सबकी। वो कहीं खेत में जाके बैठते हैं और वहाँ देखते हैं उन्हें एक सफेद सुअर दिखता है। मिनसू बैग से एक रस्सी निकाल के योशुकी को देती है जो सुअर के पास जाके उसको मार देता है। अब काटेगा कौन, मिनसू को तो फिश बनाने नहीं आती और काटना भी नहीं आता। तभी वहाँ एक बुजुर्ग किसान आता है जो उनको खाना देता है। यूवी जो वहाँ फिश नहीं खाती थी यहाँ दबा दबा कर सुअर का मांस खाती है और खाने से पहले उन्होंने प्रॉमिस किया होता है कि खाने के बदले वो बुजुर्ग के लिए कोई ना कोई काम जरूर करेंगे। अब वहाँ पैसों का कोई काम नहीं था। पैसा नाम की चीज नहीं थी तो इसी तरह दुनिया चलती थी। काम करके पैसे नहीं बल्कि जरूरत की चीजें दी जाती थी। बुजुर्ग सुअर मारकर सुअर का मांस सुखाने का काम उनको देता है और ये बड़ी खुशी से ये काम करते हैं। गैस पे ये बहुत बड़ा बर्तन नहाने के लिए पानी का गर्म रखते हैं। बुजुर्ग नहाकर इनको भी बोलता है और 2 महीने बाद नहाकर इनको बहुत ही अच्छा लगता है। बुजुर्ग उनको नए कपड़े देता है और कहता है ये कपड़े मैंने अपनी बेटी की फैमिली के लिए खरीदे थे जो अमेरिका से आने वाली थी, पर वो किसी वजह से नहीं आए। ये बात सुनकर मिनसू को अपने पिताजी की याद आती है। वो योशुकी का हाथ पकड़ लेती है। उस रात सब सुकून से सो रहे होते हैं। ये खेत और इसके आसपास की जगह पे बहुत बुजुर्गी है।
वहाँ पे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंस लगाई हुई होती है, लेकिन अब तो करंट ही नहीं है। इसलिए बुजुर्ग योशुकी की फैमिली से कहता है उन सुअरों से गेंडों को बचाना होगा। अगर सुअर अंदर आ जाए तो उसे पकड़ना भी होगा। इस तरह वो कुछ दिन यहाँ रहते हैं और बुजुर्ग की मदद करते हैं। बुजुर्ग उन पर और खुद पर रहम करके उनको कहता है तुम चाहो तो हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हो। तभी योशुकी बताता है मुझे अपनी फैमिली को मिन्सू के मायके पहुंचाना है। बुजुर्ग कहता है अच्छी बात है, तुम मेरे जैसा ही एक बुजुर्ग के पास जा रहे हो। फिर वो उन्हें सुअर का मांस देता है जो उन्होंने नमक डाल के सुखा के रखा था। वो उन्हें और भी फूड आइटम देता है और रास्ते में जाने के लिए कुछ पैसे भी देता है। मैप के रास्ते चलते उनको 3 दिन हो जाते हैं। रास्ते में एक नदी दिखती है और वो सोचते हैं नदी पार कैसे करें। तब योशुकी की नज़र आसपास की लकड़ियों पर पड़ती है तो पूरी फैमिली मिलकर एक बोट बनाती है। फिर सामान बोट पर रखकर वो नदी पार कर लेते हैं। योशुकी और केंजी साइकिल लेने वापस जाते हैं तो इतने में तेज़ बारिश हो जाती है और हवा भी तेज़ होती है। दोनों साइकिल वापस लेके आ रहे होते हैं कि नदी का बहाव तेज़ हो जाता है और लकड़ियां बिखरने लगती है। केंजी किसी तरह बाहर निकल जाता है पर योशुकी पानी में डूबकर नदी के साथ बह रहा होता है। सब बहुत आवाज़ें लगाते हैं, दौड़ दौड़ के ढूंढते हैं, लेकिन केंजी को सिर्फ योशुकी के बाल मिलते हैं। योशुकी के बाल वो मिन्सू को देता है। केंजी खाने की चीज़ निकाल के अपनी बहन को देता है। यूई अपना खाना भूखे कुत्तों को दे देती है। कुत्ता अपने साथी कुत्तों को भी ले आता है कि चलो भाइयों खाना मिल गया। सारे कुत्ते मिन्सू के बैग पर झपक पड़ते हैं जिसमें से मांस की बू आ रही होती है। वो बेचारी डगमगाकर खाई में गिर जाती है और उसका पाँव भी मैन्युफैक्चर हो जाता है। बच्चे मिन्सू को खाई से निकालते हैं। वो देखते हैं कुत्ते सारा मांस खा चुके होते हैं। अब वो उनको भी खाना चाहते हैं। वो डर के पटड़ियों के बीच में आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। तब दूर से एक आवाज़ आती है जिसे सुनकर कुत्ते भाग जाते हैं। तब वहाँ एक ट्रेन आती है जो कोयले से चलती है और इन्हें पटड़ी पे बैठा देख ड्राइवर इंजन से ब्रेक मारता है। उससे देखकर तीनों खुश हो जाते हैं और ट्रेन में जाके बैठते हैं। एक आदमी मिन्सू के पैर पे पट्टी बांधते हुए फैमिली के बारे में पूछता है जिसका सवाल सुन के सब रोने लगते हैं। फिर दिखाते हैं योशुकी पत्थरों के बीच पड़ा हुआ है। तब वो टकला होता है। अब जाके पता चला इतने दिन वो विग पहन के घूमता था और उसकी फैमिली ने उसके बालों को देखकर बोला वो मर गया। वो होश में आता है। बहुत मुश्किल के साथ वो जाके कहीं जगह बैठ जाता है। तभी वही ट्रेन उसको क्रॉस करते जाती है। योशुकी नहीं तो उठ के चल पाता है और न ही उसकी आवाज़ निकलती है। उसके पॉकेट में एक कैंडल लाइट होता है जो उसको केंजी ने दिया था। उससे धुआं निकलता है। खुशकिस्मती से उसे मिन्सू देख लेती है। वो ध्यान से देखती है तो उसे योशुकी का टकला सर नजर आता है और वो चिल्लाकर जमीन आसमान एक करके ट्रेन रुकवा देती है और वो भागते हैं और योशुकी को उठा देते हैं। चलो शुक्र है फैमिली का रिव्यू हो गया। और योशुकी और मिन्सू बच्चों को अपनी लाइफ की कहानी सुनाकर सफर कंटिन्यू करते हैं। तब मिन्सू योशी के नकली बाल उसे देती है। इस घटिया मार की अब मुझे जरूरत नहीं है कहते हुए योशु बाहर फेंक देता है। आगे ट्रेन टनल के अंदर जाती है। स्टीम इंजन होने के कारण ट्रेन बहुत धुआं छोड़ती है। टनल बहुत छोटी होती है इसलिए सारा धुआं ट्रेन में आ जाता है और उन सभी का मुंह काला हो जाता है। जो मेकअप के बगैर बाहर नहीं निकलते थे वो एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। और अब पावर कट गए 160 दिन हो जाते हैं। तीनों मिन्सू को एक थैले जैसी गाड़ी पे बिठा कर ले जा रहे होते हैं पर आगे शहर या गाँव के बजाय एक बीच होता है। मिन्सू ध्यान से देखती है तो उसके पिता फिशिंग करते हुए दिख जाते हैं। मिन्सू खुशी से पिताजी पिताजी कहती है। योशु की भी पिताजी पिताजी कहते जाता है। बच्चे भी नाना जी कहते हुए खुशी से जा रहे होते हैं। अपने पोता और पोती को देखकर नाना जी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। करंट के बिना बहुत फैमिलीज मर चुकी होती हैं। वाकई हमने करंट के बिना जीना तो सीखा ही नहीं। की वजह से दुनिया की आबादी भी बहुत कम हो चुकी होती है। पर योशुकी की फैमिली लंबा और कठिन सफर तय करके अपने गाँव पहुँच गई थी, वो भी जिंदा। और बिना पावर के 2 साल 4 महीने हो चुके होते हैं। तब हमें दिखाते हैं योशुकी और केंजी ढेर सारी मछलियां पकड़कर जमा कर रहे होते हैं। दूसरी ओर दिखाते हैं यूवी कपड़े बुन रही होती है। मिन्सू अपने पिताजी के खेत पे टमाटर उगाने का काम करती है। अब ये कुदरत के साथ बहुत ही अच्छी और सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एक दिन योशुकी सुबह उठ के झटके की आवाज सुनता है। वो बाहर जाके चौंक जाता है और सुनता है पब्लिक लाउड से आवाज आ रही होती है। अचानक गांव की असली लाइट भी जल जाती है। लगभग 2.5 साल के बाद करंट वापस आता है और गांव के लोग अजूबे की तरह देखते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं टोक्यो
फिर से भागदौड़ की जिंदगी में खो चुका होता है। न्यूज, यूट्यूबर, टीवी चैनल्स गुजरे हुए पावर कट के बारे में चौबीसों घंटा चर्चा कर रहे होते हैं। ये पावर कट क्यों हुआ और इसकी असली वजह क्या थी और इतना लंबा पावर कट क्यों हुआ, इन सब सवालों के जवाब योशियुकी की फैमिली टीवी पर देख रही होती है। एक चैनल पे कहते हैं ये सूरज स्ट्रोक की वजह से हुआ, दूसरा चैनल कहता है असली न्यूज तो हम बताते हैं, एक बहुत ही बड़ा भारी पत्थर आसमान से आके धरती से टकरा गया, इस वजह से पावर चली गई थी। दूसरी न्यूज पे चल रहा होता है ये साइबर्स का अटैक है, और इस तरह हर न्यूज चैनल अपनी अपनी कहानी बता रहा होता है। ये लोग कंफ्यूज होते हैं आखिर सच है क्या। जो भी हो, अब चलो वापस टोक पे चलते हैं। ये फैसला करके वो टोक्यो अपने शहर आ जाते हैं। अगले शॉट में दिखाते हैं मिनसू किचन में फिश बना रही होती है, केंजी लैपटॉप के बदले गिटार हाथ में लिए बजा रहा होता है, और यूई भी स्कूल में मोबाइल फोन के बजाय सिलाई मशीन ले जा रही होती है। लगता है अब स्कूल में भी ये सिखा रहे हैं। योशु की अपना लंच बॉक्स भूल कर जा रहा था, जिसे लेने लिफ्ट में नीचे जाती है। योशु ऑफिस जाने के लिए नीचे तैयार खड़ा होता है। तामिनसू के नाम का एक पोस्ट आता है, ट्विटर वाला नहीं, असली वाला पोस्ट। उसमें कुछ फोटोज होते हैं, याद है वो कम चीजों में खुश रहने वाला सुखी परिवार जो रास्ते में मिला था। उन्होंने 2.5 साल बाद भी इस फैमिली को याद रखा था। इनके एड्रेस पर वो फोटोज भी भेजे गए जो उन्होंने अपने मैकेनिकल कैमरा से निकाले थे। और यहाँ से दोस्तों ये मूवी खत्म हो जाती है। बस एक लंबे पावर कट के कारण उन्होंने गांव तक का रास्ता तय किया, उसी ने उनकी ज़िंदगी बदल डाली थी। फिर जो उनको गांव की ज़िंदगी ने सीखती थी वो उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। पहले तो एक ही छत के नीचे रहकर एक दूसरे के साथ अजनबियों की तरह रहते थे, लेकिन अब घर के बिना एकजुट रहकर साथ रहने का एक्सपीरियंस हो चुका था और वो एक दूसरे के करीब और ज्यादा आ गए थे। पावर, टेक्नोलॉजी, मीडिया, सोशल मीडिया से दूर और पेस्टफुल जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है, जो उसे अपनाने के लिए छोटी सी कोशिश की जरूरत है, जो इस मूवी ने की है। इस बात पे वीडियो को लाइक और अभी सब्सक्राइब कर दो।